दोस्तों रिसेंटली इजराइल ने सीरिया के अंदर एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। लगभग 8 बॉम्ब गिराए हैं। लेकिन इससे सीरिया को प्रॉब्लम नहीं है। सीरिया से पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे देश के ऊपर क्या बॉम्ब गिराए हैं, और नहीं कोई बॉम्ब नहीं गिराए हैं। लेकिन रेड लाइन किसके लिए बन चुकी है? तैयब अर्दोगान के लिए बन चुकी है। तैयब अर्दोगान जो है वो काफी सख्ते के अंदर है। लेकिन आखिरकार बात ये समझ नहीं आई कि इजराइल अटैक कर रहा है सीरिया के अंदर और टर्की जो है वो प्रॉब्लम में आ चुका है। रिसेंटली लगभग आज से 15 से 20 रोज पहले मक्का एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें टर्की शामिल था, पाकिस्तान शामिल था और सऊदी अरेबिया शामिल था। मतलब ये एक ऐसा पैक्ट था, अगर तीनों देशों में से किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है तो ये तीनों देश मिलकर उस देश के ऊपर हमला करेंगे जिसने इनके ऊपर हमला किया है। इसका मतलब यह है कि रिसेंटली जो एग्रीमेंट हुआ अब वो टेस्टिंग फेज के अंदर आ चुका है कि क्या वाकई में इजराइल टर्की के ऊपर अटैक कर देता है तो क्या ये सभी देश मिलकर अब इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स के अंदर वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहले आप इस शख्सियत को समझिए कि ये क्या है। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री बने हैं अपने भाई की मौत के बाद, एक कह सकते हैं हम लोग सिंपैथी से, क्योंकि वो एक ऑपरेशन अंजाम दिया गया था, आपको पता होगा। वो एक प्लेन हाईजैक हो गया था, उसको छुड़ाने के अंदर इनकी भाई की बहुत अहम भूमिका थी और उसकी कीमत जो है अपनी जान देकर चुकाई थी। और उसके बिहाफ पर ही इजराइल के अंदर सांत्वना के तौर पर कई वोट मिले और बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सरकार को बना बैठे। अब बात यह है कि इजराइल के अंदर भी कई बार मोमेंट होता है, लोग सड़कों पर आते हैं कि आखिरकार ये यूएसए का पपेट क्यों बना हुआ है, हम अपने देश की रक्षा क्यों नहीं करते हैं, हम किसी दूसरे देश के हिसाब से क्यों चलते हैं। ये समस्या है इन जनाब की। समस्या सुन ली, अब समाधान भी इन्हीं के पास में है। इजराइल जो कि देश के रूप में अस्तित्व नहीं रखता था, आज उस देश को यहां पर पहुंचाने के अंदर इनका भी बड़ा हाथ है, योगदान है, हर प्रधानमंत्री का होता है। चलते हैं इन जनाब के ऊपर। तैयब अर्दोगान या टर्की की हम लोग बात करें, भारत का अगर कोई तीसरा दुश्मन है तो वो है टर्की। जब भी पाकिस्तान के साथ में हमारी बातचीत होती है पीओके को लेकर, तो टर्की वही देश है जो कि जम्मू एंड कश्मीर को या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को किसका हिस्सा बताता है? पाकिस्तान का हिस्सा बताता है। टर्की ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर कई बार विजिट की है और ये कहा है, पब्लिकली अनाउंस किया है कि भारत जो है इसमें इंटरप्ट ना करे। इसीलिए भारत का तीसरा दुश्मन जो है वो टर्की बना हुआ है। टर्की ने अपने कई सारे ड्रोन्स, मिसाइल्स पाकिस्तान के अंदर सप्लाई की है। बात यहीं खत्म नहीं है। टर्की एक ऐसा देश है जो कि एशिया और यूरोप दोनों के अंदर अपना अस्तित्व रखता है। उसका कुछ हिस्सा जो है आपको एशिया में देखने को मिलेगा, कुछ हिस्सा जो है उसका यूरोप में देखने को मिलेगा। टर्की अपनी वास्तविक पहचान बनाता है नाटो से, क्योंकि नाटो के अंदर यह शामिल हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है। और आप देख सकते हैं कि इसको शक्ति नाटो से ही मिलती है। रिसेंटली नाटो का समिट भी टर्की के अंदर हुआ, ठीक है, और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी शामिल हुए। बाद में फिर ये समझ में आया, बाद में पता लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बचने के लिए एक ट्रक में बैठकर जो है वहां से रवाना हुए। तो ये है टर्की का। लेकिन दोनों के बीच में दुश्मनी क्या है? दुश्मनी है मुस्लिम या इस्लामिक आइडियोलॉजी। दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट का विषय है, क्योंकि इजराइल इस चीज को जोड़कर देखता है कि 1967 के वॉर को, 6 दिन के वॉर को इजराइल ने जीता और वो अरब इस्लामिक नेशंस को हराकर जो है वो जीता गया था। इसीलिए तब से लेकर इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ माना जाता है किसको? इजराइल के प्रधानमंत्री या फिर इजराइल को ही माना जाता है। इसीलिए टर्की जब सीरिया के अंदर कुछ करता है तो प्रॉब्लम किसको होती है? इस इंसान को होती है कि यहां पर आकर क्यों दिक्कत खड़ी कर रहे हो। आपको एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा, इलेबोरेट करके अभी मैं आपको बताता हूं। तो रिसेंटली क्या हुआ है, डोंट मतलब मना कर दिया है, इजराइल ने कहा है कि, और 8 स्ट्राइक जो है वो लॉन्च की है। सीरिया के अंदर एयरबेस है और टर्की को ये कहा है कि तुमने भाई अब रेड लाइन क्रॉस कर दी, बहुत हो चुका है। ये जो एयरबेस आप देख सकते हैं अबू अल दुहर, ये एयरबेस है जो कि अलेप्पो के नजदीक है। अलेप्पो के ही नहीं, ये जो है टर्की से महज 70 किलोमीटर दूर है। और टर्की के एनवॉय ने भी रिसेंटली इसी एयरबेस के ऊपर विजिट भी किया था, ठीक है ना। चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों मैंने कहा है चुनौतियां आपके जीवन के अंदर कुछ बदलाव लेने के लिए आती हैं। अगर आप उन चुनौती से घबरा गए तो जीवन में कभी आगे नहीं निकल पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि यही चुनौती मेरे जीवन को बदलने के लिए आई है तो आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए।
मैंने चैलेंज क्यों लिया आपके सामने, इसलिए तो कहा कि आप चुनौती को स्वीकार करो, कंट्रोल करो अपने इमोशंस को और आगे बढ़ो। तो 100 डेज का हार्ड चैलेंज, 50 डेज का हार्ड चैलेंज, 175 डेज का हार्ड चैलेंज, ये आप लोगों के लिए था। 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी आपको जरूर एक बार चैलेंज लेना चाहिए और अपने जीवन के अंदर जो चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। मैप पे आ जाइए आप। देखिए, रिसेंटली इजराइल और ईरान के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। इजराइल जो है वो लेबनान के ऊपर भी अटैक करता है, और लेबनान के ऊपर इसलिए अटैक करता है क्योंकि ईरान ने अपने गुरखे छोड़े हुए हैं, अपने गुंडे छोड़े हुए हैं। कहां पर? एक तो छोड़ा हुआ है यमन के अंदर, जिसको हुतीस कहा जाता है। फिर ईरान ने एक छोड़ा हुआ है गाजा के अंदर, जिसको हमास कहा जाता है। और ईरान ने एक छोड़ा हुआ है लेबनान के अंदर, जिसको हिजबुल्लाह कहा जाता है। ये तीनों प्रॉक्सी ग्रुप है जो कि इजराइल के ऊपर मिलकर अटैक करते हैं। हुती जो है रेड सी से गुजरने वाले जहाजों को एनकॉर्च वहां पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। हमास जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक करता है। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, ओके। तो ये प्रॉब्लम यहां पे समझ में आई। इसके नजदीक यहां पर सीरिया जो है वो बॉर्डर शेयर कर रहा है। जहां पर सीरिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहां पर एक सिक्योरिटी जोन है जिसको बफर जोन कहा जाता है। इजराइल कहता है कि भाई यहां पर कॉन्फ्लिक्ट मत करो, तुम यहां से दूर रहो। जब जब इजराइल ने गाजा के ऊपर हमास को खत्म करने के लिए अटैक किया है, तो इधर से लेबनान और सीरिया भी जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक करते हुए आए हैं। अब सीरिया की कहानी यह है कि सीरिया से यह पूछा जाए कि क्या इजराइल ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, तो सीरिया मना करता है कि नहीं, हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं हुआ है। लेकिन फिर जब इजराइल हमास के ऊपर अटैक करता है तो सीरिया क्यों अटैक करता है? एक्चुअली में वो अटैक सीरिया नहीं, वो टर्की इन्फ्लुएंस के अंदर और टर्की की जो सेना यहां पर तैनात है, जो एयरबेस यहां पर है, वो मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। शायद आपको बात समझ में आ रही है। अब मैंने अभी आपको फोटो दिखाई, उसमें यूएसए के दोनों ही फ्रेंड कंट्री हैं। कौन कौन? इजराइल भी है और यहां पर टर्की भी है। टर्की नाटो में शामिल है और इजराइल वैसे ही अमेरिका का दोस्त है। अब दो दोस्त आपस में यहां पर लड़ रहे हैं और अमेरिका देख रहा है। तो अमेरिका देख रहा है, क्या वाकई में वो देख रहा है? नहीं, इनको लड़वा रहा है। तो ये लड़वाने का काम कौन कर रहा है? यूएसए। आप मुझे बताइए कि इसके पास में हथियार किसने दिए? अमेरिका ने। इसको हथियार किसने दिए? अमेरिका ने। तो लड़ेंगे ही ना। जब दो पक्षों के बीच में तलवारें होंगी तो लड़ेंगे। आज मुझे बताइए कि दो लोग अगर भिड़ जाएं और उनके पास में केवल हाथ पैर हो चलाने के लिए, तो कितना नुकसान पहुंचा लेंगे वो। लेकिन अगर तलवारें हैं लड़ने के लिए, तब तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बस यही कहानी है कुल मिलाकर। तो इजराइल ने टर्की को यह कह दिया है कि भाई तुम्हारी बॉर्डर यहां पर शेयर होती है और मैं 70 किलोमीटर दूर यहां से इजराइल जो है अपने मोस्ट सिटीज को यहां पर एग्जिस्ट करता है। तो सीरिया के अंदर जो अटैक किया गया वो बिल्कुल टर्की बॉर्डर के नजदीक किया गया और इस एयरबेस के ऊपर किया गया। और रिसेंटली टर्की ने यहां पे विजिट भी किया था। ओके, तो इजराइल हैज वार्न्ड टर्की दैट इट्स प्लान्ड एक्सपांशन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस इन सीरिया। टर्की ने कहा कि हम मिलिट्री एक्सपांशन करने के लिए जा रहे हैं सीरिया के अंदर। और इजराइल को यह पता था कि जब जब टर्की का एक्सपांशन, मिलिट्री एक्सपांशन सीरिया के अंदर होगा, तब तक इजराइल को खतरा है। क्योंकि जब कभी भी इजराइल, हिजबुल्लाह, हमास इनसे लड़ने के लिए जाएगा तो ये सीरिया से हमारे ऊपर अटैक करेंगे, इसलिए पहले इनको समझाने की जरूरत है। इसीलिए इजराइल जो है वो कहता है कि रेड लाइन है, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इजराइल जो है पहले से ठोक ठाक के तैयार रहता है दूसरे को। इजराइल ऐसा नहीं कि मौके पर युद्ध लड़ेगा। आज मुझे बताइए कि बांग्लादेश ने इतनी आवाज कैसे उठा ली? बांग्लादेश आज भारत के खिलाफ कैसे बोल लेता है? क्योंकि हमने उसको ठोक ठाक के साइड में नहीं रख रखा है। अगर पहले से ही उसको पीट पाट के साइड में रखेंगे तो आवाज नहीं उठाएगा। इजराइल का मेथड बिल्कुल सही है। इजराइल अपने दुश्मनों को पीट पाट कर साइड में रखता है, आवाज ना करे, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से इजराइल चलता है। ओके, तो बात यही है कि इजराइल ने वार्न किया। और लेकिन सीरिया का जो एयरबेस है अलेप्पो के नजदीक, वहां पर एयर स्ट्राइक की गई, 8 एयर स्ट्राइक की गई। अब इजरायली जो एम्बेसडर हैं, है ना, उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा? एक्शन केम आफ्टर इंटेलिजेंस शो टर्की जो है वो एक्सपांशन कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था। फिर टर्की ने क्या कहा? टर्की ने कहा हम तो केवल वहां पर विजिट करने के लिए गए थे, हमारा केवल विजिट था, हम थोड़ी कोई मिलिट्री एक्सपांशन कर रहे थे वहां पर। लेकिन वाई इजराइल सेज टर्की क्रॉस रेड लाइन? क्यों क्रॉस कर दी? क्योंकि इजराइल बस वही है कि वहां पर मिलिट्री एक्सपांशन कर रहा था और वही मिलिट्री एक्सपांशन कल को इजराइल के ऊपर अटैक कर सकती है। वो है ना, इजराइल के ऊपर वो अटैक कर सकते हैं। सीरिया और यूएसए के बीच में अच्छी खासी दोस्ती है।
अमेरिका हेल्प करता है इसको, क्योंकि वहां पर सरकार बदल चुकी है ना, सरकार बदल चुकी है, और सरकार को बदलने के अंदर भी अमेरिका का ही हाथ है। सीरिया के जो बशर अल असद की सरकार थी, मतलब वो भी पहले से मतलब वहां से हट चुकी थी, मतलब वो जो राष्ट्रपति थे भाग चुके थे, रशिया वगैरह, आपको पता होगा। अब इजराइल कह रहा है कि भाई ये जहां पर हम हमले कर रहे हैं वो सिक्योरिटी जोन है, एक बफर जोन की तरह मान लीजिए कि अगर इसके नजदीक तुम बढ़े तो हम तो अटैक करेंगे। और कुल मिलाकर टर्की को ही टारगेट किया गया। टर्की जहां पर अपनी सेना को तैनात करना चाहता है वो सीरिया का 5% है। अगर टर्की के जो मिलिट्री पर्सोनेल्स वहां पर तैयार हो जाते हैं, तैनात हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि सीरिया के 5% ऑफ एरिया के अंदर वो अपना पूरा तरीके से कंट्रोल रखेंगे। ठीक है, स्क्वायर्स के अंदर होगा लगभग 3500 स्क्वायर मील जो है नॉर्थ सीरिया के अंदर वो कंट्रोल यहां पर करेंगे। तो इजराइल का कहना है कि भाई ये जो है एक सिक्योरिटी जोन है, यहां पर अटैक करने की आवश्यकता नहीं है। इजराइल से सीरिया डज नॉट वांट टू फाइट। इजराइल खुद कह रहा है सीरिया लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने उसको ऊपर से उसकी जो चोटी है पकड़ी हुई है इजराइल की, उसकी सीरिया को पकड़ा हुआ है कि भाई तू इजराइल के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट मत करना। सीरिया बोलता है हाँ हाँ नहीं करूंगा मैं, लेकिन फिर बीच में कौन आता है? टर्की आता है, सीरिया को जो है उसकी चाबी घुमाता है, वहां पर अपने मिलिट्री पर्सोनेल्स को तैनात करता है, बोला इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। बस यही बात है कुल मिलाकर, आसान भाषा में मैंने आपको बताई है। तो डज नॉट वांट ए डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल। सीरिया खुद कह रहा है कि हम इजराइल के साथ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि टर्की के साथ में लड़ाई है, ना कि सीरिया और इजराइल के बीच में। ओके, अब बात यह है कि मक्का पैक्ट हुआ, रिसेंटली एग्रीमेंट हुआ, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है ना? तो क्या वाकई में वो अपनी टेस्टिंग फेज में था, या अभी उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आ गई है? कल को अगर इजराइल टर्की के ऊपर अटैक करता है तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मिलकर जो इस्लामिक नाटो के सपने देख रहे थे, तो वो क्या इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इजराइल के ऊपर जो हाथ है वो किसका है? अमेरिका का है ना? आप समझ रहे हैं बात क्या है? पावर की बात है। ठीक है, पावर की बात है। तो अमेरिका, ये सब कुछ ताना बाना जो है अमेरिका का बुना हुआ है। किसको किससे लड़वाना है, हथियार कहां बेचने हैं, यहां पर हथियार बेचकर हम इतना पैसा कमा सकते हैं, टर्की के अंदर ये भेज दो, इजराइल को ये दे दो, ये आपस में लड़ेंगे, इसको जो है एटॉमिक पावर बना दो, सऊदी अरेबिया को ईरान से छीन लो। इस तरीके से जापान, मैं कह रहा हूं आगे आने वाले समय के अंदर अगर अमेरिका के बराबर कोई देश आगे खड़ा होगा तो जापान आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा आप, जापान चोरी छिपे जो है वो इतना पावरफुल बन रहा है, बहुत सीक्रेट तरीके से, चोरी छिपे नहीं कहूंगा, बहुत सीक्रेट तरीके से। समझदार है दोस्तों। 50 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज, 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़े जबरदस्त सक्सेसफुल रहे हैं। दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।